बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 178। सेक्शन 178 क्या है? असिस्टेंट टू द कमिश्नर, कि जब कमिश्नर कोई कार्रवाई कर रहा है, कमिश्नर अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन ले रहा है, उसमें अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे महकमे से, किसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से, तो वो सारे जो हैं वो असिस्ट करेंगे कमिश्नर एफबीआर को। ये लॉ का सेक्शन 78 है। लॉ क्या कहता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द कस्टम्स, प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, पुलिस एंड सिविल एंड आर्म्ड फोर्सेज इज empowered and required to assist the commissioner in discharging of the commissioner's function and under this ordinance, के इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई कमिश्नर फंक्शन डिस्चार्ज करना चाह रहा है तो उसके लिए अगर ज़रूरत है तो प्रोविंशियल, कस्टम्स, एक्साइज, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीसीओ या आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है तो वो उसकी असिस्टेंस करेंगी। सब सेक्शन सेक्शन 179 है अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड कंप्यूटर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन नॉट इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है कि वो जो इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट वो लिखा गया है वो उर्दू लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, जिसको एफबीआर के ऑफिसर या ऑडिट करने वाले पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होगा? वेयर एनी अकाउंट, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और द कंप्यूटर स्टोरेज इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन सब सेक्शन 174 के तहत, यानी कि जो रिकॉर्ड कायम करना था, या 150, 75 या 176 इज नॉट इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, द कमिश्नर may by a notice in writing requiring the person keeping in account, document, record or computer store information to provide at the person's expense a ट्रांसलेशन इनटू उर्दू और इंग्लिश। यानी कि अगर किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज में था रिकॉर्ड, तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए हायर किया जा सकता है चाइनीज़ एक्सपर्ट जो है, जो चाइनीज़ और उर्दू को समझता हो, ताकि वो उसको ट्रांसलेट कर सके। और इंग्लिश लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर दिस पर्पज़। तो वो ट्रांसलेटर कौन होगा? जो अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर होगा कि वो उस लैंग्वेज से उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। सेक्शन 180 है पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम्प्ट इनकम, कि अगर किसी की एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसमें भी कमिश्नर के पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन उससे गैदर कर सकता है, इकट्ठी कर सकता है। द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑथोराइज्ड एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड कंपाइल एनी डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के चाहे वो एग्जाम्प्ट ही है टैक्स, लेकिन फिर भी जो बोर्ड जो है वो ऑथोराइज कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट, पर्सन, एजेंसी को कि वो इससे डाटा कलेक्ट करे। पार्ट आ गया है जी 9 और इसमें टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन है। टैक्स पेयर्स की रजिस्ट्रेशन के मतलब हमारे पहले भी लेक्चर अवेलेबल हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकल करके सिखाया कि टैक्स की कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें लॉ भी पढ़ के सुनाया था और प्रैक्टिकल भी करके बताया था। तो वो वीडियोस जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आप प्रैक्टिकल भी साथ साथ करना चाहें। तो इसमें क्या है, 181 जो है जिसके तहत टैक्स पेयर्स की रजिस्ट्रेशन होती है। तो आप जब पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेक्शन 181 में करते हैं, जिसमें आप अपना डाटा देते हैं तो एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो लॉ इसमें के बारे में क्या कहता है? एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन। जो फॉर्म होता है उसका वो ज़ाहिर है प्रिस्क्राइब्ड होता है बाई लॉ, और उसके प्रिस्क्राइब्ड मैनर से किस तरह से उसमें एंटर होके जाके डाटा एंटर करना है, आप डाटा करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस वेयर नेसेसिटेड बाई द फैक्ट द केस में आल्सो रजिस्टर्ड द टैक्स पेयर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो जहाँ कमिश्नर ज़रूरी समझता है अपनी जुरिसडिक्शन में, तो वो टैक्स पेयर को उसको रजिस्टर्ड कर देगा जो उसकी जुरिसडिक्शन बनेगी। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन स्कीम शैल बी रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स टू बी नोटिफाई द बोर्ड। तो बोर्ड ने जो रूल्स बनाए हैं
उनके तहत जो है टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन होगी और टैक्स पेयर की नोटिफाई की जाएगी रजिस्ट्रेशन। सबसेक्शन 4 है फ्रॉम टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि CNIC जिसके पास है फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड इशूड बाय द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा ने किया है, CNIC शैल बी यूज्ड एज ए नेशनल टैक्स नंबर। तो इंडिविजुअल के लिए जो है CNIC जो है उसका नेशनल टैक्स नंबर यूज़ होगा। 181A एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है, ये बड़ी मरूफ है। इसमें अक्सर वो आता है जी मैंने कोई प्लॉट ख़रीदना है, कोई आपके जहन में होता है कि प्लॉट ख़रीदना है, तो वो कहते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होंगे तो आपको टैक्स कम दिया पड़ेगा, अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो वो कहते हैं जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, आप गाड़ी नहीं ख़रीद सकते। इसी तरह जो भी बैंक कहता है जी आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, आपका टैक्स कटेगा, तो वो क्या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। तो एक्टिव टैक्स पेयर एक लिस्ट ऐसी होती है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टाइम अपनी रिटर्न फाइल कर दे तो उसको एक्टिव टैक्स पेयर ATL उसमें लिखा होता है कि ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, और जो अपनी ऑन टाइम नहीं करता तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो बाज़ औक़ात कुछ सरचार्ज लगता है, वो सरचार्ज पे करने के बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है। कभी लेट फाइलर आता है लेकिन कभी फाइलर आता है। तो लेट फाइलर जहाँ लॉ अप्लाई होता है उस जगह वो फिर उसको और टैक्स के रेट बड़े लगते हैं। तो इसलिए जो भी पर्सन है या टैक्स पेयर है या रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी रिटर्न ऑन टाइम फाइल करे ताकि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहे और उसको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। दी बोर्ड शेल हैव अ पावर टू इंस्टीट्यूट अ एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, बोर्ड के पास पावर है कि वो एक एक्टिव टैक्स लिस्ट बनाए। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट शेल बी रेगुलेटेड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो जो रूल्स में बताया गया है उसके जरिए उसको रेगुलेट किया जाता है। सेक्शन है 181AA कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो टैक्स पेयर खुद अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो FBR उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में सेक्शन 181AA के तहत उसको रजिस्टर्ड कर देता है और वो रजिस्टर्ड हो जाता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी एप्लीकेशन फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन of electricity, natural gas shall not be processed and such connection shall not be provided unless the person is applying for electricity gas connection in registration form 181। तो इसमें ऐसे होता है कि जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का तो उसके लिए जो ज़रूरी किया जाता है कि उसे तब कनेक्शन मिलेगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। जहाँ तो फिर डिपार्टमेंट उसे कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर देता है या वो पहले रजिस्टर्ड होता है तो फिर उसका कनेक्शन लगता है। इसी तरह सेक्शन है 181B टैक्स पेयर कार्ड्स। टैक्स पेयर कार्ड क्या है कि जो रजिस्टर्ड एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं उसको कार्ड मिलता है। तो लॉ क्या कहता है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द बोर्ड में मेक अ स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स पेयर्स ओनर कार्ड, के टैक्स पेयर्स के ओनर कार्ड का देने का रूल बना सकता है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हु फुलफिल द मिनिमम क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ कंटेंट स्कीम। तो ऐसी स्कीम के जिसमें टैक्स पेयर को ऑनर देने के लिए एक कार्ड इशू किया जाए, वो कार्ड कब इशू किया जाएगा कि जब वो टैक्स पेयर जो है उसका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो उसको वो कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इसी तरह सेक्शन है 181C डिस्प्लेइंग द नेशनल टैक्स नंबर। तो हर आपने देखा होगा कभी किसी शॉप पे जाएं और आप देखेंगे कि पीछे उनके NTN नंबर लगा होता है, उसने लगाया होता है। वो कोई ऐसे अपनी शोखी मार के लिए नहीं लगाते, बल्कि उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो बाई लॉ डिस्प्ले करेंगे अपना NTN नंबर। एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि बिजनेस में से जो इनकम करवा रहा है चार्जेबल टू टैक्स, हु हैज़ बीन इशू अ नेशनल टैक्स नंबर शैल डिस्प्ले हिज नेशनल टैक्स नंबर एट द कॉन्स्पिशियस प्लेस एट एवरी प्लेस एट दिस द बिजनेस, यानी कि ऐसी प्लेस हो जिसमें वो नज़र भी आ रहा हो, सामने नज़र आ रहा हो, तो उसमें वो डिस्प्ले करेगा अपना NTN नंबर। सेक्शन 181D है बिजनेस लाइसेंस स्कीम। क्या है बिजनेस लाइसेंस स्कीम? ऐसी है कि बाज़ औक़ात कोई ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे काम कर रहा है तो उसको उसका लाइसेंस मिलेगा तो फिर उसमें उस कैटेगरी में उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग काउंसिल है,
तो इंजीनियरिंग काउंसिल में से लाइसेंस उसको मिलेगा, इंजीनियरिंग काउंसिल का, तो फिर एज ए इंजीनियर की वो उसके कैटेगरी वाला टैक्स लगेगा। इसी तरह डॉक्टर्स है, पीएमडीसी से उसको मिलेगा, तो इस तरह डॉक्टर्स के हो जाएंगे। तो लॉ क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन एंगेज इन अ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन shall be required to obtain a display business license as prescribed by the board, के बोर्ड ने जो एक बिजनेस लाइसेंस के बारे में कहा गया है, हर वो पर्सन जो किसी बिजनेस में, प्रोफेशन में, वोकेशन में एंगेज है वो इसका करेगा। जैसे बार काउंसिल वाले हैं वो उसका करेंगे। सबसेक्शन 2 है, वेयर अ पर्सन फेल टू obtain a business license under subsection 1, the commissioner may in addition to and not in derogations of any punishment to which the persons may liable under this ordinance or any other law impose for a fine, कि अगर किसी को नहीं लगाता तो उसको फ़ाइन भी होगा। और फ़ाइन की नीचे कैटेगरी बताई हुई है। क्लास ए है 20,000 रुपीज़ इन केस ऑफ टैक्स पेड ड्राइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, के अगर तो वो रजिस्टर्ड है और इनकम ड्राइव कर रहा है इस ऑर्डिनेंस के तहत तो 20,000 है। 5,000 रुपीज़ इन ऑल अदर केसेस, बाकी केसेस में 5,000 है। द कमिश्नर मे बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग कैंसिल द बिजनेस लाइसेंस इशू अंडर सबसेक्शन 1 आफ्टर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर तो वो पर्सन का वो लाइसेंस समझते हैं कि उस प्रोफेशन का नहीं है वो, और उस प्रोफेशन की कोई रिबेट ले रहा है, तो वो कमिश्नर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको लेकिन अपॉर्चुनिटी हियरिंग की दी जाएगी। क्लास ए है, सच पर्सन फेल टू नोटिफाई एंड चेंज इन पार्टिकुलर्स विद इन द 30 डेज ऑफ द सच सरचार्ज, तो उसका जो है वो सरचार्ज पे करेगा विद इन 30 डेज, तो उसको बहाल कर दिया जाएगा। सच पर्सन इज़ कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द फेडरल एंड टैक्सेस लॉ, कि कोई यानी कि कन्विक्टेड है उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जहाँ जो कोई चेंज ऑफ पार्टिकुलर्स नहीं किसी ने करवाए तो उसका भी कर दिया जाएगा। सेक्शन 181 है, रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर जो है कि जो बिज़नेस है और इसका बेनिफिट किसको जा रहा है उसको हम बेनिफिशियल ओनर कहेंगे। तो लॉ कहता है कि एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश अ पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स बेनिफिशियल ओनर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जिस तरह से बताए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उस तरह से वो अपने चेंज करे पार्टिकुलर्स बेनिफिशियल ओनर के। एंड एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल अपडेट द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स बेनिफिशियल ओनर्स एज एंड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। जब चेंज करेंगे पार्टिकुलर्स तो बेनिफिशियल ओनर का नाम उसमें आएगा। लें जी, अब हम पार्ट पहुंच आए हैं 10 पे। पार्ट 10 है पेनल्टीज़ का। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेनल्टीज़ किस किस ऑफेंस के अगेंस्ट क्या पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये है कि अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, लेकिन डिटेल क्योंकि ये लंबा टॉपिक है तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि शुरू वाले जो हैं उसमें क्या है, फिर आगे कैसे होगा। सेक्शन है 182 ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ क्या होता है कि अगर आपने क्या जुर्म किया है और उसकी सज़ा क्या मिलेगी, तो उसमें यह है कि एनी पर्सन हु कमिट एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल below shall in addition to and not in derogation of the punishment to which may liable under this ordinance of any other law be liable to be penalty mentioned against the offence of the column 3। तो इसमें नीचे बताया गया है कि अगर कोई बंदा कुछ जुर्म करता है तो उस जुर्म के अगेंस्ट उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन टेबल के कॉलम 2 और 3 में बताई गई है। जैसे कि ये आएगा सीरियल नंबर 1 है, पहले में सीरियल्स आएंगे, दूसरे में ऑफेंस आएगा कि क्या जुर्म किया है, तीसरे में पेनल्टीज़ उसको क्या लगनी है और ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन से रिलेटेड है। मसलन हम पहली बात करते हैं जी, पहला है सबसे पहला जो वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ द इनकम एज रिक्वायर अंडर सेक्शन 114 विद इन द ड्यू डेट, कि जैसे कि ड्यू डेट में हमने ये चीज़ पेनल्टीज़ में सेल टैक्स के भी सबसे पहले रिटर्न की पेनल्टी थी, इनकम टैक्स में भी सबसे पहले रिटर्न की है कि जो अंडर सेक्शन 114 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, अगर वो बंदा फेल हो जाता है, रिटर्न फाइल नहीं करता ऑन टाइम, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए ये कॉलम 2 में पेनल्टीज़ दी गई हैं। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी इक्वल टू हायर ऑफ, यानी कि यहाँ इक्वल टू या हायर ऑफ, ये नीचे जो दी गई हैं उनमें से ज़्यादा जो होगी वो पे करेगा। नंबर 1 है 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट,
कि 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल, जितना टैक्स पेएबल बन रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर में, एंड ईच डे ऑफ द डिफ़ॉल्ट के, यानी कि फ़र्ज़ किया कि उसका टैक्स बन रहा था, टैक्स पेएबल जो उसका बन रहा था वो सपोज 1,00,000 रुपया बन रहा था, तो उसका 1% क्या होगा, 0.1% जो होगा वो उसका ऑलमोस्ट 100 रुपया होगा। तो वो पर डे उसको लगेगा, जितने दिन डिफ़ॉल्ट खर्चा जाएगा उतना उसको लगता जाएगा। ₹1000 फॉर ईच डे ऑफ द डिफ़ॉल्ट, या ₹1000, यानी कि अगर तो ज़्यादा होगा, डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो वो टैक्स पे करेगा, या एटलीस्ट 1000 पर डे तो उसे लगेगा ही लगेगा। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट मिनिमम पेनल्टी क्या होगी, मिनिमम जो होगी शैल बी ₹10,000 इन केस ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग 75% ऑफ द मोर इनकम फ्रॉम सैलरी, कि अगर तो पर्सन सैलरीड पर्सन है और उसकी 75% से ज़्यादा सैलरी इनकम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लगेगा। ₹50,000 इन ऑल अदर केसेस, बाकी सारे केसेस में 50,000, यानी कि बिजनेसमैन है तो उसको भी 50,000, AOP है, कंपनी है, जहाँ मोर दैन 75% से सैलरी जो है उसकी लिमिट क्रॉस कर जाती है और उसकी सैलरी 60% है, बाकी कोई बिजनेस है तो वो बाकी सबको 50,000 है। अब जो रिटर्न फाइल नहीं करते ऑन टाइम उनको पर डे 1000 पड़ता है, और फिर 50,000 जो है पेनल्टी है। वो अलहदा बात है कि वो डिपार्टमेंट लेता नहीं है लेकिन पेनल्टी है, तो इसलिए कोशिश करें कि इन पेनल्टी से बचा जाए। तो ये जो सेक्शन इसका है वो 114 है एंड 118 है, जिसके तहत रिटर्न फाइल की जाती है। इसकी प्रोवाइजो भी दी गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैक्सिमम पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 200% ऑफ द टैक्स पेएबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर। तो जो जिसने टैक्स पे कर रहा है बंदा, उसके जितनी भी पेनल्टी जो टैक्स पेएबल है उससे 200% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मसलन ये है कि लाख रुपया टैक्स पेएबल है तो उसके 200% 2 लाख होगी, तो 2 लाख से कहते हैं ज़्यादा पेनल्टी नहीं होगी। अब 2 लाख थोड़ी है कि इसके और भी ज़्यादा हो। तो इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी शैल बी रिड्यूस 75%, 50% एंड 25% इफ द रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 1, 2 एंड 3 मंथ रिस्पेक्टिवली आफ्टर द ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। तो लॉ एक छूट दे रहा है। वो छूट क्या है कि अगर आप 1 महीने के अंदर रिटर्न जमा करवा देते हैं ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद, तो आपको 75% पेनल्टी की छूट हो जाएगी। अगर 2 महीने के अंदर करवाते हैं तो 50% छूट हो जाएगी। अगर 3 महीने के अंदर कराते हैं तो आपको 25% जो है वो पेनल्टी से छूट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंट्री इट इज़ declared that the expression tax payables means the tax chargeable on the tax payable income on the basis of assessment made on treated to have been made under section 120, 121, 122 and 122D। यानी कि ये है कि अगर आपने ऐसी रिटर्न पेएबल इनकम, टैक्स पेएबल वो होता है जो आपको सारी इनकम के अगेंस्ट टैक्स पेएबल हो बनेगा, जो असेस होगा, असेसमेंट जिसकी बनेगी, जो कि सेक्शन 120, 121 और 122 में है। तो ये मैंने एक पेनल्टीज़ का तरीक़ेकार आपको बताना था कि ताकि आप समझ जाए पेनल्टीज़ होती क्या हैं और किस तरह पे करनी पड़ती हैं। तो ये हमने पहली आज पढ़ी है, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह एक है कि वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अंडर 165, 165A, 165B विद इन द ड्यू डेट। 165 की स्टेटमेंट होती है इनकम टैक्स विद हेल्ड करने की, कि कोई विद होल्डिंग एजेंट अगर इनकम टैक्स विद हेल्ड करके तो उसने करवानी होती है क्वार्टरली स्टेटमेंट करवानी है। अगर वो क्वार्टरली स्टेटमेंट नहीं करवाता तो ये सेक्शन 165 है, क्योंकि आपको पता ही है हमने इसी का पढ़ा है, तो यही है। तो उसमें कमेंट्री क्या है कि सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 इफ द person has already paid the tax collected withheld by him within the due date for the payment and the statement is filed within 90 days from the due date for the filing of statement all other cases। तो ये है कि अगर तो उसने टैक्स विद हेल्ड कर लिया और टैक्स विद हेल्ड करके जमा करवा दिया, देन क्या होगा कि उसको 5,000 टैक्स पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन दूसरे केसेस में कि अगर उसने नहीं अभी विद हेल्ड करवाया और जमा भी नहीं करवाया तो पेनल्टी जो होगी ₹2500 फॉर ईच डे, हर दिन की जो है 2500 रुपये पेनल्टी होगी डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द ड्यू डेट, सब्जेक्ट टू द मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10,000, जो कम अज़ कम जो है
10,000 पेनल्टी होगी। इसकी भी प्रोवाइडेड दैट वेयर इट्स स्टैंड एस्टैब्लिश दैट नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कलेक्टेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट टैक्स पीयर, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी 10,000 रुपीज़। कि लेकिन अगर कोई ऐसी जगह आ गई कि जिसमें कोई पेनल्टी विद हेल्ड ही नहीं होनी, डिडक्ट ही नहीं होनी, मतलब जिसमें कोई टैक्स विद हेल्ड ही नहीं होना था, डिडक्ट नहीं होना था, ज़ीरो था, तो ज़ीरो की स्टेटमेंट है, तो देन जो है मिनिमम 10,000 उसको पे करनी पड़ेगी। लें जी, ये था आज के हमारे सेक्शन जिसमें हमने 178 टू 182 सेक्शंस पढ़े, जिसमें पेनल्टीज़ के बारे में भी और दूसरी चीज़ें पढ़ी। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।